जी जनाब, once again वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। इस वक्त जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, ही इज़ एन आर्टिस्ट। और एक आर्टिस्ट का काम वही होता है कि अपने अंदर के टैलेंट को जो है वो लोगों के सामने लेकर आए, लेकिन ये थोड़ा सा और मुख्तलिफ अंदाज में काम करते हैं। अपने टैलेंट को तो सामने लेकर ही आए हैं, बल्कि दूसरों के टैलेंट के हवाले से भी बहुत उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। लोगों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, टैलेंट समझ नहीं आ रहा होता कि किस तरह से उसे कौन सा प्लेटफॉर्म दिया जाए, तो ही बेसिकली हेल्प आउट इन दैट। लेकिन हम इनके एज एन आर्टिस्ट ये किन चीज़ों पे काम कर रहे हैं उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आइए इन्हें वेलकम करते हैं और फिर अपनी गुफ्तगू को आगे मजीद बढ़ाते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं रिजवान सरवर। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए? खैरियत? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू फॉर एंड आर्टिस्ट के लिए तो कोई एक ऐसी पर्टिकुलर फील्ड होती नहीं है बेसिकली, उसकी मर्जी है, वो जहाँ जिस पाथ पे चल पड़े वहीं पर उसका काम शुरू हो जाता है। लेकिन आपका जो काम है, मैं डबिंग के हवाले से जो आपने अपने करियर का जो आगाज किया है उसके ऊपर बात करना चाहूंगी कि डबिंग के करियर को आपने जो चूज किया वो क्या वजह थी? डबिंग के हवाले से मुझे हमेशा से क्यूरियोसिटी थी कि डबिंग किस तरह से होती है। अच्छा। क्योंकि आज से 8 साल पहले की बात है, एक मूवी आई जिस पे काफ़ी फ़नी डबिंग की गई, और जबकि मैंने जो सेल्फ एनालिसिस उसका किया, मुझे लगा कि इससे बहुत बेहतर हो सकती थी। ओके, मतलब आप ऑब्जर्वेंट हैं बहुत। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद अल्लाह का शुक्र है, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली इस हवाले से, और जिसमें मेरे बड़े भाई का बड़ा किरदार है। मैं हमेशा से इस चीज़ को शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ का। तो मेरा ऑडिशन हुआ, और चूंकि मेरी आवाज़ ज़रा बेस में है तो ये पसंद आ गई उनको, जबकि मुझे लगता था कि मेरे लिए मुश्किल होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सिलेक्शन हो गई। सिलेक्शन के फौरी बाद जेम्स बॉन्ड सीरीज़ इसकी जो डबिंग हो रही थी, तो इसमें मुझे कैरेक्टर मिलता है और यहीं से आगाज़ हो जाता है। वाओ, तो जेम्स बॉन्ड में आपको क्या कैरेक्टर मिला था? जेम्स बॉन्ड में विलन का कैरेक्टर था। अच्छा। और वो सीरीज़ 1970 से लेके ऑनवर्ड जितने उसके सीजन्स आए उन तमाम की डबिंग की गई, और लर्निंग बहुत हुई इससे ऑब्वियसली। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तुर्की के ड्रामों के हवाले से भी मैंने सुना है कि आप वहाँ उनके भी डबिंग करते हैं, उनके ड्रामों की। बिल्कुल, तुर्की के ड्रामाज चूँकि हमारे ऑलमोस्ट अब तो केबल के जितने चैनल्स आप देख लें, यूट्यूब चैनल्स देख लें, अदरवाइज नए चैनल्स बहुत सारे आ रहे हैं, उस पर तुर्की के ड्रामों की डबिंग हो रही है। तो उसके बाद सीरीज स्टार्ट हुई तुर्की के कुछ प्लेस की। ठीक है, उन प्लेस पे काम शुरू हुआ, और वो भी सीरीज कुछ इसी तरह थी कि हर एपिसोड एक नई स्टोरी के साथ होता था। वेरी गुड। तो उसमें कैरेक्टर्स भी बेशुमार थे, और जब बेशुमार कैरेक्टर्स हों तो आपको मजीद चांस मिलता रहता है। सही। और फिर जितना आप काम करते जाते हैं आपको बिल्कुल परफेक्शन वैसी आ जाती है। लेकिन जितना आसान है सुनना डबिंग, मेरे ख्याल से उतना आसान होता नहीं है कि हम बात करें जी डबिंग कर दी, जी इन्होंने कह दिया कि हाँ भी मैंने कर दी, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत होती है वो हमें अंदाजा नहीं होता, हम तो सिर्फ देखकर एंजॉय कर रहे होते हैं। हमारे पास एक क्लिप भी आपकी डबिंग की मौजूद है, तो आइए चल के पहले वो देखते हैं ताकि आप लोगों को भी पता चल सके कि कितना मुश्किल और कितना मेहनत कश काम है ये। भाई हरबी ने बुलाया है, लीजिए उससे फोन पे बात करें। भाई हरबी ने बुलाया है। क्या है, लीजिए उससे फोन पे बात करें। ओके जी, मतलब आप ये देखा, एक दो दफ़ा मैंने वॉइस ओवर्स किए थे और मैंने तो हाथ बांध लिए। मैंने कहा बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आपको जो जिसके ऊपर आप डबिंग कर रहे होते हैं, आपकी लिप से लिप मैच करना चाहिए, एक्सप्रेशंस बोलने में वैसी आनी चाहिए। बिल्कुल। तो एक चीज़ जो मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी कि ये हम जैसे नॉर्मल एक्ट कर रहे होते हैं तो वो तो एक्सप्रेशंस हमारे फेस पे नज़र आते हैं, बातों के ज़रिए एक्सप्रेशंस शो करना, हाउ इज़ दैट पॉसिबल? बहुत शुक्रिया, आपने ये सवाल किया, चूँकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल है। एक्टिंग मेरे नज़दीक एक्टिंग से ज़्यादा मुश्किल काम है डबिंग करना। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप एक्ट नहीं कर रहे होते, आपको सारे एक्सप्रेशंस अपनी आवाज़ में शामिल करने होते हैं। तो इसके लिए जो मैं टेक्निक फॉलो करता हूँ वो ये है कि जो कैरेक्टर मुझे दिया जाता है, पहले तो मुझे उसकी स्टोरी के बैकग्राउंड में जाना होता है। ठीक है, वो कैरेक्टर एक्चुअली है क्या। क्योंकि देखें, सबसे इंपॉर्टेंट एक ये भी फैक्टर है इसमें कि आपने जब सिंकिंग करनी है, वो टर्किश में बोला जा रहा है। अब हमारा उर्दू में अक्सर होता है कि उसकी लेंथ छोटी है, हमारे सेंटेंस की लेंथ बहुत बड़ी हो जाती है। तो वो आपने स्पीड में बोलना है। ठीक है, उसके सिंकिंग भी क्योंकि जहां उसने शुरू करना है वहां आपने खत्म करना है, इस तरह का। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद आपने एक्सप्रेशंस भी वही रखने हैं। अगर वो रो रहा है तो आपने रोना है साथ, अगर वो चीख रहा है आपने चीखना है साथ, अगर वो हंस रहा है तो आपने हंसना है। तो ये सारी चीज को आपने पूरा मेंटेन करना होता है। तो ये मेरे नजदीक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हर काम किया जा सकता है। ये भी वही चीज है जिस तरह बाकी काम हम जिस तरह प्रैक्टिस करते हैं, तो जितनी प्रैक्टिस इसकी होती जाती है इंसान उसको कैरी कर लेता है। एग्जैक्टली। मतलब जैसे अब आपको अगर स्टोरी पता
पता चल गई, आपके पास डायलॉग्स आ गए, तो उसके लिए पहले आप रिहर्सल प्रॉपर तरीके से करते हैं, बार बार रीटेक्स लेके, एंड देन फिर जो है वो डबिंग करते हैं? अब तो अल्लाह का शुक्र है नहीं ज़रूरत पड़ती, लेकिन स्टार्टिंग में मेरी कोशिश होती थी कि अच्छा। पहले पूरी लाइंस पढ़ी जाए। फिर होता यह है कि चूंकि स्क्रिप्ट आपके सामने है उस तरह से समझ नहीं आती, फिर आपको देखना भी पड़ता है कि सीन की डिमांड क्या और है, एग्जैक्टली वो सिनेरियो क्या बना हुआ है, आपने Exactly. टोन क्या रखनी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। my क्योंकि God. उसमें अगर देखें कोई एक गुस्से में कोई डायलॉग है और आप बिल्कुल नॉर्मली उसकी डब कर दें तो उसकी फील बिल्कुल खत्म हो जाती है, खत्म हो वो आम जाएगी। सुनने वाले को फौरी समझ आ जाता है। भाई हमारा काम ज्यादा आसान है भाई। हाँ, तो इसमें ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पहले उस पर फोकस करना होता है। उसके बाद एक डायलॉग भी जब आप देते हैं आपको Yes. आइडिया हो जाता है सुनकर कि इसमें क्या कमी है। ओके, तो ये सारा सही। सिनेरियो। और इसमें ज्यादा एक और बात मैं ऐड करना चाहता जी, हूँ, जी। रीटेक्स की भी इतनी गुंजाइश नहीं होती। अच्छा, ठीक है, क्योंकि जितने पेस पे काम हो रहा होता है आपको बस सुनना है उस लेंथ को, जब आपको डायलॉग सुनाया जाता है आप उसकी सिंकिंग कर लें अपने डायलॉग के साथ, तो आपको फौरी तौर पे वन टेक में वो पूरा करना होता है। अच्छा, डबिंग के साथ साथ मिमिक्री का भी आपको शौक था या नहीं, सिर्फ mimicry का डायरेक्ट शौक। आप डबिंग के ऊपर ही बस आए? डबिंग पर मेरा। ओके, लेकिन और ये है अपनी कि ही मैंने- टोन को आप ऊपर नीचे कर रहे होते हैं? नहीं, मतलब मैंने एक मूवी में 6 कैरेक्टर्स भी किए हैं मैं। ओई, मैंने तो फिर कैसे आवाज मैंने change की? कार्टून्स पे भी डबिंग की हुई है। हाँ। ठीक है, वो भी इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगा आपके साथ, क्योंकि जरूर। कार्टून एक जो वोकल है वो तो बिल्कुल इंटायरली आपको डिफरेंट करना पड़ता है। Different, ठीक है? exactly. और कभी आपको मैंने इनफैक्ट आपसे एक्सपीरियंस शेयर करूं, जब मैंने पहली दफा ऑडिशन दिया, कैरेक्टर मुझे मैंने ब्लैक में मिला, लेकिन मेरा जब उन्होंने वोकल लिया पहले किसी कैरेक्टर पे, एक एक्स्ट्रा था, तो वो छोटा सा बच्चा था 15-16 साल का। सही। तो मुझे टास्क जो दिया गया वो ये था कि अपनी आवाज से बेस खत्म करें, लो भाई, जो ओरिजिनलिटी है वो अब खत्म उसको कर खत्म दें। करके डायलॉग देना है। ओह माय गॉड, मेरी आंखों में तो पानी आ गया पहली दफा, क्योंकि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ये होगा। तो लेकिन उस पर एफर्ट की, और मुझे पहला डायलॉग आज भी याद है। वो मेरा पहला डायलॉग था कि हे पीटर, क्या तुम मेरे साथ फुटबॉल खेलोगे? हाँ। ये मेरा पहला डायलॉग था। Okay. और वो बड़ा खुश होकर ना एक्साइटमेंट में कहता है। तो मुझे पहले जब मैंने वो टेक दिया तो वो मुझे अभी भी याद है, मैंने आई टुक 6 टेक्स फॉर Oh my दैट, God. लेकिन वो हो गया। जाहिर है उसके आवाज बाद की मुझे tone समझ आ change गई, करना is really क्योंकि मुझे difficult. जो गाइड किया गया वो यही था कि भाई उसके एक्सप्रेशंस देखो, उसकी एनर्जी देखो, उसकी हाँ। एक्साइटमेंट देखो, फिर वो सारी चीजों को 1 दफा 2 दफा 3 दफा भाई, फाइनली। और वाकई में एक बच्चे के अंदर आवाज के अंदर इतना बेस उस वक्त वो भी नहीं सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। वो जो एज आपने बताई अब वो है। सूट भी करना है, फिर ये है कि लेंथ भी, उसकी सिंकिंग, सारा Oh my कुछ God, वो। that's really- अच्छा, आप कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलपमेंट पे भी काम करते जी, हैं, बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो आपने ये वाला जो फील्ड चूज करी, ये डबिंग करते करते ही आपके जहन में आया, या ये करने के बाद आपको ख्याल आया कि हाँ इसमें डबिंग भी हो सकती है? देखिए, मैं समझता हूँ कि सिर्फ मीडिया ही नहीं, ऑलमोस्ट जितनी इंडस्ट्रीज हैं हमारी, हर जगह कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत है। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा फेस करते हैं लैक ऑफ कम्युनिकेशन। Yes, of और course. चूँकि इस पे मैं अगर ओपनली बात करूं तो मैं समझता हूं कि हमारे जो इदारे हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उस तरह से प्रॉपर गाइड नहीं करती। स्टूडेंट्स डिग्री लेते हैं, और मैं चूँकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, रिसेंटली काफ़ी सारी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में मेरा सेशन था कम्युनिकेशन स्किल्स पे, जी, तो आप यकीन जानिए कि पहला आधा घंटा तो सिर्फ मैं बोलता रहा हूँ, क्योंकि मेरा कन्वर्सेशनल सेशन होता है, तो सवाल भी ना कर पाए स्टूडेंट्स, और वो यूनिवर्सिटी में एक स्टडी डर और खौफ के जी सवाल कर दिया, कहीं गलत ना हो जाए, क्या जवाब मिलेगा। मैं समझता हूँ इसका एक और रीज़न ये भी है कि उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, बोलने की वो नहीं है, उनके कॉन्फिडेंस अंदर नहीं है, confidence, क्योंकि right. कम्युनिकेशन का पहला स्टेप जो मैं समझता हूँ वो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो आप क्या समझते हैं कि इनके अंदर जो चीज है ही नहीं वो आप निकाल सकते हैं, या बिल्कुल। डेवलप किस तरह से कर बिल्कुल, सकते हैं? देखिए, स्किल डेवलपमेंट पे काम अगर किया ही नहीं जाएगा तो किस तरह बेहतरी आ सकती है? ठीक है, यूनिवर्सिटीज तो करवा नहीं रही। मेरी कोशिश ये होती है कि सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस पे बात की जाए। अच्छा। वो कैसे हो सकती है? आप सेल्फ एनालिसिस करें अपना। देखें, अगर ये एक चीज मेरे पास पड़ी है, मैंने यहाँ रखी है, तो मुझे पता होना चाहिए कि मैंने ठीक किया है। सही। सबसे पहले तो मुझे ये अपने आप पे अपने एतमाद पे करना। भरोसा होना चाहिए। हाँ, ये मैं ओवर कॉन्फिडेंट होने को नहीं कह रहा है, लेकिन ये है कि कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंस में भी छोटा सा फर्क जाहिर है। है। ठीक है, ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। हाँ। लेकिन मैं ये ठीक कर सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस है। हाँ। तो अब मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि ये मैंने यहाँ रखा, इसकी जगह यही थी, बिल्कुल है। ठीक किया मैंने। ये कॉन्फिडेंस जब मेरे अंदर बिल्ड होगा, इसके बाद मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मैं इसके बारे में बता सकता हूँ कि जी हाँ, मैंने ही किया है और बिल्कुल सही किया है। राइट। तो ये एक बहुत ज्यादा मुझे ये लगता है कि वही स्टूडेंट्स ना में कि- ये एक डर है। हाँ, और ये कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी होती हैं जो मेरे ख्याल से हमें खुद नहीं पता होती कि हमारे अंदर क्या चीज लैग कर रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। सीखने से बहुत सारी चीजें हमें समझ में आ आप जाती हैं, यकीन करें, हमें पता स्टूडेंट्स चल को तो जाता बिल्कुल है। ही नहीं पता। वो इनफैक्ट मैंने लास्ट टाइम ये पूछा भी कि आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है, कुछ भी सवाल कर लें मुझसे।
और वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी थी, वहाँ जाके पहली दफ़ा मैंने बताया कि मैं इंजीनियर भी हूँ, मुझसे इंजीनियरिंग का ही कुछ पूछ लें। तो कोई सवाल नहीं आया। सवाल नहीं। एक बच्चे ने मुझसे ये कहा कि सर हमें ये लगता है कि जब हम बोलेंगे, क्योंकि मेरे घर में ही है कि मैं जब बोलता हूँ तो मुझे कहा जाता है तुम गलत बोल रहे हो। तो ये इसमें फैमिली का तो रोल बिल्कुल बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर सकती है फैमिली, क्योंकि फैमिली ने ही एक मॉरल सपोर्ट देनी होती है। फैमिली ही एक सपोर्ट सिस्टम ऐसा होता है जो आपको बाहर पुश करता है, निकालता है मार्केट में, तो वो घर से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ में हम 16 साल स्टडी करते हैं, लेकिन उसके बाद लाखों रुपया इदारों को दिया जाता है, लेकिन वो मोरालिटी पे बात नहीं की जाती, उनको कैरियर काउंसलिंग नहीं की जाती। फिर मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स को अपनी डायरेक्शन भी नहीं पता होती। एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, उसको पता ही नहीं होता कि मैंने जाना कहाँ। तो आप किस तरह से, मतलब क्या आपका तरीक़ेकार है जिसमें आप समझते हैं कि मैं स्किल्स डेवलप कर सकता हूँ लोगों में, और किस तरह स्टेप बाय स्टेप आगे चलकर आपको पता चलता है कि हाँ जी अब मैं कामयाब हो गया हूँ? देखिए, मेरी कोशिश होती है कि सबसे पहले सेल्फ डेवलपमेंट पे काम किया जाए, ठीक है। उसके लिए हमने कुछ एक्टिविटीज़ रखी हुई हैं, ठीक है। मेरा इदारा भी है, इस पे हम सेल्फ कॉन्फिडेंस पे और कम्युनिकेशन स्किल्स पे बात करते हैं, गाइड करते हैं, प्रैक्टिकली एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, ठीक है। और ना सिर्फ उनको गाइड किया जाता है बल्कि प्लेटफॉर्म्स भी मुहैया किए जाते हैं। हम अपनी बसात के मुताबिक जिसमें पोटेंशियल है, देखें ये You mean to say अपॉर्चुनिटीज आप भी प्रोवाइड कर रहे हो? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जॉब्स कर रहे हैं और हम उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। हम अपने इदारे में भी और बहुत से ऐसे इदारे जो हमारे साथ मुंसलिक हैं उनको भी एकोमोडेट किया जाता है। अच्छा, किस किस्म की जॉब्स वो लोग करते हैं? मतलब एक आप तो बात हो गई कि जी स्किल्स जो उनके अंदर है, लेकिन किस तरह से वो आप उनको किस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो मुख्तलिफ जगहों पर, इदारों पे जाके डिफरेंट फील्ड्स के अंदर अपने आप को जो है वो इनरोल करा सकें? देखिए, कॉन्फिडेंस, उसके बाद कम्युनिकेशन, जब ये दोनों चीज़ें अपने आ जाती हैं तो जो इंटरव्यू के वक्त वो नुकसान उठाते हैं वो नहीं उठाते उसके बाद, और वो सिलेक्ट हो जाते हैं अपने कॉन्फिडेंस के जरिए। क्योंकि ऐसे बहुत से बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनका मेरे ऑफिस में अगर मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ तो MBA किया हो उन्होंने और फिर बेहतरीन यूनिवर्सिटी से वो पढ़े हुए होते हैं, लेकिन उनको अगर ये सवाल किया जाए कि डिफाइन योरसेल्फ, तो अपना नाम बताकर अगर वो चुप हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि उनका कसूर तो है ही, सारा कसूर उनका नहीं है। लेकिन आप अगर ये देखें आजकल के ज़माने में, अगर अच्छी इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहे हैं तो कितने अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर बच्चे छोटी सी ही क्लास में उनके अंदर माशाल्लाह इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो बाहर निकलकर अलग ही नज़र आते हैं। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस को पॉलिश भी करना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं, और देखें आपने ज़्यादातर अगर हम अपनी नज़र दौड़ाएं अपने इर्द गिर्द तो हमें नज़र आएगा कि ज़्यादातर लोग जो ग्रो किए हैं वो ऐसे ही लोग हैं जो सेल्फ कॉन्फिडेंस उनमें अच्छा है, जो कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्योंकि हमने ये देखा कि कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जो सिर्फ बैठ के करनी है, क्योंकि मुझे काउंटर में काफ़ी दफ़ा सुनने को मिला कि यार कुछ जॉब तो बैठ के करने वाली होती हैं, कम्युनिकेशन का क्या रोल है? हाँ। जबकि मैं समझता हूँ कि कम्युनिकेशन का हर जॉब में रोल है, ठीक है। आपने जब यूनिवर्सिटी में है, आपने प्रेजेंटेशंस देनी है, वहाँ नुकसान होता है। एक स्टूडेंट है, वो इंजीनियरिंग करके आया है लेकिन इंटरव्यू में जस्टिफाई अपनी डिग्री को ही नहीं कर पाया, वो बता ही नहीं सका कि मैंने क्या किया है और मैं क्या करना चाहता हूँ, वो अपने एम्स नहीं बता सकता, वो अपने आप को अपनी पर्सनैलिटी को ही जस्टिफाई। सबसे आसान काम है कि आप अपना इंट्रोडक्शन करवा लें, अगर वो भी नहीं कर पाएगा तो नुकसान है। अच्छा, आपके पास से जो बच्चे निकल कर बाहर जाते हैं मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल करने के लिए, वो किस तरह की जॉब्स हासिल कर सकते हैं? लाइक सिर्फ मीडिया रिलेटेड जॉब्स हो सकती हैं कि जैसे होस्टिंग हो गई, एक्टिंग हो गई, या फिर कोई और कॉर्पोरेट लेवल पे जा सकता है, कोई बिजनेसेस में एंटर हो सकता है? आप किस तरह से प्रिपेयर करते हैं किन चीज़ों के लिए? बहुत सी हमारे स्टूडेंट्स फीमेल्स भी मेल्स भी ऐसे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह ऑन स्क्रीन काम भी कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट चैनल्स पे, और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग भी कर रहे हैं। ये तो एक मीडिया साइड, ये मीडिया से हट के भी कॉर्पोरेट फील्ड में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हैं। अच्छा। उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि ये एक ऐसी स्किल डेवलपमेंट है जिस पे तवज्जो दी ही नहीं गई, और जो बड़े इदारे हैं जिनको इस पे काम करना चाहिए वो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं करते। तो सिर्फ मीडिया नहीं, ये डिफरेंट इदारों में अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। अच्छा, एक बात ज़रूर मुझे बताइएगा कि ये तो अब आपने एक अखज़ किया अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से कि भाई लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है, तो आपने उनको एक प्लेटफॉर्म दे दिया सीखने के लिए, सो दे आर लकी विद दैट। लेकिन आपके साथ क्या हुआ? क्या आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो कम्युनिकेशन स्किल्स मौजूद थी, या आपको भी सीखना पड़ा किसी से, उस मरहले से गुजरना पड़ा बेसिकली? देखें, इस चीज़ का मैं जो यूँ समझें कि मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ इस बारे में कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया माशाल्लाह। मेरी मॉरल सपोर्ट और मेरा ये जो सपोर्ट सिस्टम है ना, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग था हमेशा से। क्योंकि मुझे जहाँ पर आके लगता था मैं ये नहीं कर सकता, वो मतलब मेरी वालदा अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे,
लास्ट ईयर उनकी डेथ हुई है। Oh, that's so sad. तो वालदा हमेशा मुझे, उन्होंने कभी किसी चीज़ से नहीं रोका, Oh, और हमेशा मुझे कहा दैट यू कैन डू इट। yes. और मेरे वाले साहब ने भी हमेशा ये कहा यू कैन डू इट। चले। और इस चीज़ ने मेरे अंदर एक ना जीत का नशा पैदा कर दिया। Okay. और एक क्लैप का नशा जो होता है ना, जिस चूंकि फैमिली आपकी, आपके भाई, आपकी बहनें, आपके वालिदैन, ये वो लोग होते हैं जो आपको पुश करते हैं। देखें, जब तक आप बाहर नहीं जाएंगे, आप मार नहीं खाएंगे, आप लर्न नहीं कर सकते। सही। थ्योरेटिकल चीज़ें मार्केट में नहीं काम आती, ठीक है। अब बहुत से लोग, आप भी जानती हैं कि ब्रॉडकास्टिंग भी हमें किताबों में पढ़ाई जाती है, जबकि किसी स्टूडियो में आया जाए तो इंटायर डिफरेंट लाइफ होती है। एग्जैक्टली, प्रैक्टिकली अगर आप ठीक है। किसी चीज को देखें तो इट्स रियली डिफरेंट। बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि हमारी एक स्टूडेंट है, वो एक दफ़ा मेरे पास आई और उसने मुझे कहा कि सर मुझे इंटर्नशिप करवा देंगे। अच्छा। और उसने मास्टर्स किया हुआ था मैथ्स में, और शी वाज लाइक कि आई एम ऑल सेट फॉर द स्क्रीन। ओके। उसको सिर्फ कैमरा के आगे बिठाया गया और लाइट्स चंद ऑन की गई तो उसकी आंखों से पानी निकला और वो अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवा सकी, चूंकि उसने क्लासरूम में पढ़ा हुआ था। उसने एक क्लासरूम से निकल के स्टूडियो में वो पहली दफ़ा आई। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं समझता हूँ इसमें, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकल गाइडेंस नहीं है। शायद उसे बताया ही नहीं गया कि ये प्रेशर्स आपने फेस करने हैं। अगर उसे बताया गया होता तो मेंटली तौर पर वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होती। लेकिन वही वाली बात है ना कि फिर आपने तो सिखा के उनको भेजा होगा ना। बिल्कुल, हमारी कोशिश थी, हमने एक प्रॉपर इन्वायरमेंट वैसा क्रिएट करते हैं। हाँ हाँ। हमारी कोशिश होती है कि स्टूडेंट के लिए वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए। अगर कोई न्यूज़ सीखना चाहता है तो हमने प्रॉपर न्यूज़ रूम बनाया है। ओके। और प्रॉपर स्क्रिप्ट दिया जाता है, क्योंकि जब वो ऑडिशन देने जाता है उसे आइडिया होता है कि मैंने क्या करना है, उसको डायरेक्शन पता होती है। ऑब्वियसली प्रूव तो इंसान ने खुद करना है, हम तो डायरेक्शन दे सकते हैं, हम गाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली आपकी जो एकेडमी है वो इस तरह से मुख्तलिफ फील्ड्स को लेकर साथ चल रही है कि अगर आपने मीडिया में इन होना है तो उस तरह से आपको टीचिंग मिल सके, आपको स्किल्स डेवलप हो सकें। अगर आपने बिजनेसेस करने हैं या आपने जॉब कहीं करने जानी किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, तो फिर उस लिहाज से भी आप जो है प्रोवाइड करते हैं। हम इंटर्नशिप्स भी प्रोवाइड करते हैं, जॉब भी प्रोवाइड करते हैं, और सिर्फ मीडिया से रिलेटेड नहीं, मैं फिर जनरली। हाँ जी, जनरली। ठीक है, तो मैं ज़रूर इन दी एंड चाहूँगी रिजवान साहब कि अगर आप कोई लोगों को मैसेज देना चाहें, हमारे जितने भी देखने वाले हैं वो ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि क्या बेसिक, जैसे कहते हैं ना, कुछ इंग्रेडिएंट्स होती हैं अपने आप को समझने के लिए, अपनी स्किल्स को पहचानने के लिए, या फिर ये जानने के लिए कि हमारे अंदर इस चीज़ की कमी है तो वी शुड गो फॉरवर्ड और उसको ठीक करें हम जाके। देखिए, सबसे पहले तो हमें अपना डर ख़त्म करना पड़ेगा। ओके। और दूसरी चीज़ मैं समझता हूँ जो हमारे अंदर कमी है वो कंसिस्टेंसी की है। हम लोग किसी भी चीज़ के बारे में कंसिस्टेंट नहीं है, बहुत जल्द अपना जो प्लान, हम प्लान बी पे चले जाते हैं। और मेरे नज़दीक बिल्कुल शॉर्टकट्स, मेरे नज़दीक कामयाब लोग जो होते हैं उनके पास प्लान बी नहीं होता। True. ये जो डर होता है उनके अंदर कि यार इसके बाद ऑप्शन कोई नहीं है, वो उनको बहादुर बना देती है और वो फिर प्लान ए को अचीव कर लेते हैं। Yes, और of कंसिस्टेंट भी आपको पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने पहले डायरेक्शन की बात की कि आपकी डायरेक्शन आया ठीक है, जो आप करना चाहते हैं वो क्या ठीक है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो किस ऐसे दरवाजे को नॉक कर रहे होते हैं जिसके पीछे कुछ नहीं होता, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दरवाजा मुश्किल तो होता है तोड़ना, लेकिन उसे तोड़ लेते हैं। लेकिन कुछ जगहों के ऊपर ऐसा भी होता है कि अगर आपका प्लान ए काम कर ही नहीं सकता उस सिनेरियो के हवाले से, तो यू हैव टू। देखिए, मंजिल तो तब्दील नहीं होती, मंजिल आपकी एक ही रहती है। क्या पता प्लान ए सही ना बनाया हो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मंजिल आपकी एक ही रहती है, लेकिन रास्ते तब्दील हो सकते हैं, मंजिल एक ही रहती है। हाँ। मंजिल तब्दील अगर करेंगे आप तो आपके लिए वो, और आप गलतियां कर ही संभल के सीखते हैं, ये भी बात है। कुछ फैसले इंसान को जिंदगी के 5 से 10 साल पीछे ले जाते हैं और कुछ आगे ले जाते हैं। यस, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो प्लान ए पे मैंने जो बात की, मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं अगर कोई चीज ठान लेता हूं तो मेरी कोशिश होती है कि यही करना है, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है मेरे पास। ओह यस, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और चलिए, ये तो खैर हर बंदे से वेरी करता है और बहुत अच्छी बात है कि आपके अंदर खुद इतना कॉन्फिडेंस है जो आप दूसरों में भी ट्रांसफर करने की मेरे अंदर भी कोशिश कॉन्फिडेंस नहीं था बिल्कुल, लेकिन मैं ये भी आपको एडअप कर दूं, मेरे लिए भी अच्छा। बहुत मुश्किल हुई। और देखें, हम जिस भी इदारे में जाएं आपको इस तरह के लोग नहीं मिलते, बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, Yes, of जो आपको course. पुश करें। Yes. ठीक है, इसलिए इंसान को अपने आप को खुद भी पुश करना चाहिए, Right. अपने लिए एक मोटिवेट करने का एक जरिया बनना चाहिए। जिंदगी में कोई परफेक्ट नहीं होता, हम बिल्कुल, गलतियां बिल्कुल। कर ही सीखते हैं कि जी अब हमने ये गलती इस मौके पे की है, अब आगे अगर कुछ ऐसा आ गया तो हम उस गलती को रिपीट नहीं करेंगे। दिस इज हाउ वी गो ऑन विद आवर लाइव्स। और एक मैं एडअप कर दूं अगर टाइम है तो,
जो लोग कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखते हैं उन सबको बाहर आना चाहिए, उन सबको इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि हमारा एक अलमिया है, हम ये सोचते हैं कि हम किसी को दबा देंगे तो शायद हम ऊपर चले जाएंगे, जबकि हम किसी चीज़ को अगर मैं ऐसे दबाता जाऊंगा तो मुझे खुद भी नीचे जाना पड़ेगा। मैं किसी को पुश करूंगा ऊपर को तो मैं खुद भी खड़ा हो जाऊंगा। बिल्कुल सही बात तो इसीलिए ये अप्रोच अगर हमारी होगी तो इंशाल्लाह लोगों के लिए भी आसानी पैदा हो जाएगी और हमारे अपने एग्जैक्टली। और आपने बहुत अच्छी बात की, इसी के साथ सम अप करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर और हमें इतनी अच्छी बातें गाइड करने के लिए। और मेरे ख्याल से अगर इन चीज़ों पर हम अमल करें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जो लास्ट में आपने बात की उसको मैं ज़रूर इस तरह से एंड अप करना चाहूँगी कि वाकई अगर हम ये सोच लें कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो है जो भी लिखा है वो हमें मिलेगा, हम किसी के ऊपर चढ़कर या किसी को नीचा दिखाकर उसकी जगह हासिल नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने जो मुकाम हमारे लिए लिख के दिया हुआ है, हमारी किस्मत में लिख दिया है, हमारी नीयत पे भी डिपेंड सब कुछ करता है, वो हमें मिलेगा, चाहे हम सीधे रास्ते चलें या हम कुछ ना करें। लेकिन शर्तें ना रखें, लोगों को लेट डाउन ना करें, अपने आप को अच्छे ऐसे रख के चलें कि आप अच्छा काम कर रहे हैं और अल्लाह देखने वाला है। अल्लाह पे तवक्कल रखें। यस डेफिनेटली।